जय जोहार। जय जोहार जय जोहार जय छत्तीसगढ़। तो अब जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस बार जो है लोकसभा में भी अपनी दावेदारी किस तरीके से देख रही है और कितने स्टेट में आप लोग अपने प्रत्याशियों को लेकर आ रहे हैं, इस बारे में थोड़ा बताइए। सभी को छत्तीसगढ़ वासियों की जय जोहार। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ साथ भारत के मूल निवासियों की जो संवैधानिक हक की लड़ाई लड़ती आई है, उनकी जन जंगल जमीन की लड़ाई लड़ती आई है और अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग समस्याएं हैं, सही समस्याओं को लेकर के सड़कों पर लड़ाई लड़ती आई है और हमेशा लड़ती रहेगी। दादा बलराम जी इस पार्टी से सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, युवा विधायक भी रहे। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। ये सरकार जानती है कि किस तरीके से किस कानून में संशोधन करना है और पब्लिक को पता नहीं है। हम बड़े खुश थे, ग्राम सभा का अधिकार मिला हमको, ग्राम सभा हमारे बगैर अनुमति नहीं मिलेगी। हम जब तक हम कानून बनाएंगे, हम जब तक अनुमति नहीं देंगे, जंगल नहीं काटा जाएगा, पहाड़ नहीं काटे जाएंगे। परंतु जनता का छलावा हुआ तो किसी तरीके से कोई पैसा कानून लागू नहीं है। तो 5वीं अनुसूची जो जारी हुई थी, जो लागू किया गया था, यानी कि एक लोगों को, यानी कि आदिवासी मूल जो निवासी है उनको भ्रमित करने के लिए पूरा षड्यंत्र किया गया था। जी जी, ये तो विधानसभा का है ना भाई। पहला दिन का सेशन खुला है, प्रश्नकाल भी लगा है, उसमें उत्तर भी दिए मंत्री महोदय जी। मोदी सरकार जो है पूरा संविधान को बदलना चाहती है। पूरा संविधान जो है ये औद्योगिकरण कर रही है इसका, कि व्यापारी लोग यहाँ पे अपना बिजनेस चलाए, दुकान चलाए, रोड बनाए, लेकिन आदिवासियों के संविधान को बदल के ये जो है गलत काम कर रहे हैं। और ये ऐसे धीरे धीरे जितने भी आदिवासियों के हित के कानून बने ये पूरे बदल दिए जाएंगे। भू अर्जन का मामला भी इन्होंने बदल दिया। इसी के कारण अडानी रायगढ़ में पूरा भू अर्जन कर दिया गया, जो कि कोल माइंस एरिया था, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र में था, वो अडानी को दिया जा सकता था, लेकिन अडानी नहीं ले सकता था। इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट को डाला बीच में, महाजेनको को, जो महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी है, उसके थ्रू उसको अर्जन कर रहे हैं वहां का कोल माइंस का, और वो सौंपेंगे किसको? अडानी को। ठीक ऐसा ही मसला जो हसदेव का मसला है, वो भी ठीक ऐसे ही मसला बिल्कुल सेम यही मसला है। और इसमें जो है, जो एक वक्त सत्ता में, जैसे कांग्रेस सत्ता में थी, तो उस वक्त ये मामला आया था, तो उस वक्त कांग्रेस ने इसके अगेंस्ट में कोई भी अमेंडमेंट नहीं लाया। कांग्रेस खुद उसके समर्थन में जाकर खड़ी हुई। तो इस पर आपका क्या कहना है? हम लोग खुद गए थे, गोंडवाना पूरी गणतंत्र पार्टी 2019 में रायगढ़ में गई थी और मैं भी उसमें था। हम लोगों ने विरोध किया और हमने एक रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, लेकिन उस दिन वहां पर ना एक बीजेपी का आदमी था, ना एक कांग्रेस का आदमी था। ये दोनों की मिलीभगत है, कांग्रेस और बीजेपी की। दोनों जो है आदिवासी के लिए उनके हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके हितों को काट रहे हैं। सर, लगातार जिस तरह से मजदूरों को देश के प्रधानमंत्री उनके साथ खाना खाते हैं, पैर धोते हैं, लेकिन अभी तक मतलब देखा जाए तो कई फैक्ट्रियों में पूरे मतलब भारत में मजदूरों का शोषण हो रहा है। अचानक मतलब ड्यूटी के दौरान अगर खत्म हो जाते हैं, फिर भी उनकी कोई सुरक्षा है। सुनिए ना, वो जो है मोदी सरकार किसका पैर धो रहे हैं? मजदूरों का। और अडानी का क्या कर रहे हैं, आप बताइए। आप खुद सोचिए, अडानी का क्या कर रहे हैं? यही मेरा सवाल है कि मतलब लगातार इस पर जो एक्सट्रीम मीडिया भले सवाल न करे, लेकिन एक मीडिया ऐसा भी है जो लगातार सवाल कर रहा है, लेकिन उधर से जवाब नहीं आता। तो मीडिया तो अपना दायित्व निभा रहा है, आधा मीडिया निभा रहा है, जो नेशनल चैनल है वो नहीं निभा रहे। आप जैसे लोग निभा रहे हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं निभा रहे। नेशनल मीडिया का निभा रहा है। आज निभा रहा होता तो देश की स्थिति नहीं होती। आज इतना चंदा वसूली नहीं होता। 6,500 करोड़ का वसूली कर लिया भाजपा ने, कैसे? फिरौती लेके, एक्सटॉर्शन करके। ये नहीं होता यदि मीडिया नेशनल मीडिया से ही होता था। आज कहाँ पे स्थिति पहुंच गया? तो मीडिया एक हिसाब से चौथा स्तंभ है। मीडिया सवाल कर सकता है, लेकिन आप ये सोचिए कि जो बॉन्ड का जो सेक्शन था, ये जो है, ये कॉलेजियम जो बनाया गया, ये कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट को पहले ही एक्शन लेना चाहिए था। इस बार जो है न्यायपालिका ने देरी कर दी थी, इसलिए न्यायपालिका हो सकती है
मीडिया की चुप कहाँ से हो गई? हम तो न्यायपालिका का शुक्रगुजार करेंगे कि उन्होंने लिया, नहीं तो कोई और यदि इनकी जगह सीजेआई होता वो तो ये निर्णय भी नहीं ले पाता, क्योंकि केंद्र का इतना दबाव रहता है सीजेआई पे भी, इनका भी प्रभाव है वहां पे सत्ता का, लेकिन उन्होंने लिया। हम चंद्रचूड़ जी को धन्यवाद देंगे जो उन्होंने डिसीजन किया। परिचय अजय चकोले, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इलाका। आज हमारे बीच में नहीं, फिर से दानाखर जनता ने मुझे अवसर दिया है सेवा करने का। अब मैं 5 साल सेवा करूंगा जनता का। बस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेगी, 11 सीट है छत्तीसगढ़ की। उसके साथ ही साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी देश के 5 राज्यों में लोकसभा में प्रत्याशी उतारेगी। और गोंडवाना पार्टी पूरी दमखम से पूरी कार्यकर्ता जिसके पास जो संसाधन है, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जो भी संसाधन है, अपने अपने घर से, जो दादा का फार्मूला था 21 10 रुपया, पार्टी उसे चुनाव लड़ेगी। पार्टी के पास हमारा जो वोट बैंक है, जनता है, वही हमारा धन है, वही हमारी पूंजी है। और चुनाव जनता लड़ती है और जनता जीतती है। निश्चित तौर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पर लोगों ने भरोसा किया और लोगों का विश्वास बढ़ता इसलिए जा रहा है कि हमने उनके काम सड़कों पर खड़े होकर के, जिसको कोई सुन नहीं रहे थे, जिसकी समस्या कोई सुनने वाली नहीं था, जिसके पास कोई जाने वाली नहीं था, समस्याएं दिनों दिन बढ़ते जा रही है। अच्छा, अभी की जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है, अभी उन्होंने सब आदिवासी समाज और कई सारे मूल निवासी के जो संगठन थे, उन संगठनों को बुलावा भेजा था कि आप हमसे बात करिए, वार्तालाप करिए। हम जो है बीच से एक मध्यस्थता करके जो मूल समस्या है उन समस्याओं का निपटारा करना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि भाजपा के लिए सिर्फ लोकसभा को लेकर एक स्टंट है या वाकई में वो इस बात को सीरियस है? सर्ववादी समाज पूरी की पूरी यहाँ की मूल समस्याओं को लेकर अनुरोध करते हैं अपने समय पर, परंतु जिस तरीके से पिछली सरकार ने सर्ववादी समाज को, बहुत सारे समाज को बुला करके जो पार्टी नए कांग्रेस पार्टी रही है, कोई बुलावा मिला और समस्या जो भी तो बनी रही। आज फिर से बीजेपी पार्टी के द्वारा सर्ववादी समाज को बुलाया जा रहा है, तमाम अन्य समाज को बुलाया जा रहा है, पूरे प्रदेश की जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि बुलाया जा रहा है, परंतु उससे समस्या हल नहीं हो रही। आज समस्या मूल रूप से यह है कि हम सोच पैदा नहीं कर पा रहे हैं लोगों का। गांव के विकास की जो धनराशि आती है इतनी भ्रष्टाचारी है, भवन बनते बनते दरार हो जाती है, सड़कें बनते बनते उखड़ने लग जाती है। जब तक के जनप्रतिनिधि उसके लिए अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, विकास नहीं होगा। और जनजाति समाज के साथ तो यहाँ अधिकांश जो मौजूद क्षेत्र है और जंगल पहाड़ के निवास तो गोंडवाना हमारी भी पीढ़ी है, मुंडे समाज जंगल भूमि पर, राजस्व भूमि पर पीढ़ी तो पीढ़ी से काबिज है, आजादी से पहले काबिज है, उसके बाद उनको जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला। आज आदिवासी समाज या गोंडवाना पार्टी इसके लिए लड़ रही है और लड़ती रहेगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है वो लगातार मूल निवासियों की मूल समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन करती रही है, लेकिन वो आंदोलन जो है एक बस्तर संभाग तक में सीमित होकर रह जाता। वो जो उनकी जो आवाज है वो राजधानी तक या दिल्ली तक क्यों नहीं पहुंच रही है, इसके लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी क्या तैयारी कर रही है? निश्चित तौर पर उनकी आवाज को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर विधानसभा पहुंचाने के लिए गोंडवाना पार्टी बनाई गई और दिल्ली तक पहुंचाने के लिए भी गोंडवाना पार्टी बनाई गई।
और निश्चित तौर पर आज जनता ने जो आशीर्वाद दिया है तो हम सदन पर आवाज उठाएंगे। हम तो पहले प्रतिनिधि हैं, न तो हमारे आगे हैं पीछे, परंतु हम समझ गए हैं आवाज कैसे उठानी, आंदोलन कैसे करना है। हम सदन पे भी आवाज उठाएंगे और सड़क पे भी आवाज उठाएंगे। निश्चित तौर पर हमारी आवाज आज आगे बढ़ रही है, कारवां आगे बढ़ रहा है, हमारा संगठन बढ़ रहा है और हमारी समस्याएं भी, हम लोग समस्याओं को भी हम लोग हल कर रहे हैं। अच्छा, आपके जो पार्टी के जो आधार स्तंभ माने गए हैं, दादा स्वर्गीय दादा जसीम नड्डा, उनमें एक सेवा भाव का जो जज्बा था ना, क्या आपको नहीं लगता उनके जाने के बाद पार्टी थोड़ा सा इस चीज की कमी महसूस कर रही है कि वैसा जज्बा की पैदा होगा? निश्चित रूप से दादा हीरा सिंह मरकाम, उनके जो अनुयायी थे वो मसीहा थे, उनके भगवान थे और उन किसी के भी मसीहा किसी भगवान उनके बीच से चले जाते तो निश्चित रूप से वो फिर से उनको फिर से उस धारा पिलाने के लिए, उनको फिर से दिलाने के लिए लगातार, और जो कभी उनको लगा जनता ने करके दिखाया और विजय श्री भी दिलाया। इस संगठन की शक्ति है, संगठन की ताकत है, जीत जनता की जीत है। और यदि उनको लगता कमी तो आज उतना बड़ा आशीर्वाद नहीं देता। ऐसा कोई कमी नहीं है कि दादा मरकाम आज लोगों के दिलों पर है। दादा मरकाम जहां जहां गए वहां की पानी, वहां की माटी, वहां की हवा पर दादा मरकाम जी है। इसलिए कहीं कोई कमी नहीं लगती है और इसीलिए जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। जब दादा सिंह मरकाम जो है या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ये पार्टी जो है मध्य प्रदेश में भी ट्राइबल में काफी ज्यादा सक्रिय मानी जाती है और इनका बहुत वर्चस्व माना जाता है, खासतौर पे जो बॉर्डर का एरिया है या जो संवेदनशील इलाके जिसको बोले जाते हैं, उन इलाकों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक अच्छा प्रभाव है। उसके बाद भी लोकसभा में या विधानसभा में उस मात्रा में या वोट कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं या पार्टी जो है सही प्रत्याशी को वहां पर उतार नहीं पा रही है या चयनित नहीं कर, ऐसी क्या कमी रह जा रही है जिससे जो है वहां से इतनी बड़ी मार्जिन नहीं मिल रही है अपने को? ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार लगातार हो रहा है? गोंडवाना पार्टी का आंदोलन और हमारे लोग जितनी जनजाति आई आज जहां तक अपने यहाँ का विकास लड़ने को तैयार है और राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं जा रहे, परिपक्व होते जा रहे हैं, संगठित होते जा रहे हैं और गोंडवाना पार्टी के पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जिससे हम लोगों तक पहुंच पाए। संसाधन की कमी हो जाती है, मेहनत की कमी हो जाती है हमारे पास। जनता जो साइकिल से मोटर तक पहुंचती है तो जहां तक पहुंचती है, इसी बीच में कुछ लोगों द्वारा गलत अफवाह फैलाई जाती है और गलत अफवाह लोग फंस करके कहीं उनका वोट कहीं और चला जाता है। तो हमें रोकने के लिए विपक्षी पार्टी के द्वारा कुछ ऐसे अफवाहें फैलाई जाती है कि टूट जाए, फूट जाए, बिखर जाए। तो निश्चित रूप से हम लोग वहां तक पहुंचाने के लिए गोंडवाना पार्टी प्रत्येक बूथ पर अपना 10-10 कार्यकर्ता मातृशक्ति जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गोंडवाना पार्टी कभी भी किसी पार्टी के साथ समझौता नहीं की है। यदि समझौता करेगी तो खुल के पहले से तय रहेगा। उसके साथ साथ जो हमारे बारे में गलत फैलाई थी उससे भी बाहर रहने की हमने निवेदन करना है। अब आने वाले समय प्रशिक्षण की कमी है, निश्चित रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा और संगठित किया जा रहा है। तो अभी देश में जो हालात चल रहे हैं, जिस तरीके के हालात है, खासतौर पर नफरत की जिस तरीके से आज आग बोई जा रही है और उसका दुष्प्रभाव जो है वो अल्पसंख्यक के साथ साथ अपने मूल निवासी जो है वहां पर भी बहुत ज्यादा इसका समस्या जो है आघात होता है। तो इससे निपटने के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? तो देखिए, हम जिस तरीके से गांव में पहले भी आपसी सौहार्द वातावरण में रहे सभी समाज के साथ, वहां पर कोई जातिवाद भेदभाव नहीं था। सबके साथ हम भाईचारे के साथ रहते, किसी भी वर्ग के रहे,
मामा, चाचा, भाई, चाची, ये रिश्ते बने हुए थे। आज भी देखिए रिश्ते बने हुए हैं। ये नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, मीडिया पर दिखते हैं। गांव पे आप जाइए, वहां पर आज भी आपसी भाईचारा के साथ आते हैं, सभी समाज के साथ जन जागृति फैलाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है दिखाने के लिए। हम आपस में सब भाई भाई रहते हैं गाँव। अच्छा, एक जो विशेष संरक्षित जाति जैसे अपनी कई सारी जातियां हैं, जो 4-5 जातियां ऐसी है जो बहुत ही उनकी संख्या बहुत कम हो गई, वो 11,000 से 2,500 पर पहुंच चुके हैं। ये 2001 से 2011 का सर्वे, अभी 2021 का सर्वे आएगा तो शायद ये संख्या 700-800 के करीब पहुंच जाएगी। तो इनको संरक्षित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा एक समाज को संदेश देना। निश्चित रूप से जो है, जैसे छत्तीसगढ़ बना तो लग रहा था कि विकास यहाँ होगा, मगर जिस तरह की सर्वे आई, आदिवासियों की संख्या 3.5 लाख कम हो गए। आज भी जनसंख्या कम होते जा रही है। आदिवासी राज्यपाल हमारे संरक्षक और राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र, उसके बाद भी हमारी मूलभूत सुविधा हमारे घर तक नहीं पहुंच पा रही। कहीं न कहीं हमको नजरअंदाज किए जा रहे। इसी कारण है कि हमारी जो विशेष संरक्षित जनजाति उनको संरक्षित किया जाना बहुत ही आवश्यक है। हम तो इस आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से और महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन करेंगे कि जो जनजाति समाज है उनकी संरक्षण करें, उनकी रोटी कपड़ा जो मूलभूत आवश्यकता है उनका बचाव, उनकी शिक्षा व्यवस्था जो वहां तक पहुंचे, उनके घरों तक बिजली पहुंचे, घरों तक गाड़ी पहुंचे, घरों तक सड़कें पहुंचे, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, संपूर्ण सुविधा हो, परंतु आज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। जरूर फाइलों पर अटक जा रही है। तो जरूर सरकार से निवेदन करेगी कि जो जनजाति समाज है, जो आज पिछड़े हुए हैं, उनको समाज के मुख्य धारा लाने का प्रयास किया जाए और इस सबका पक्ष विपक्ष सबका सहयोग लेकर साझा प्रयास करें। अभी लोकसभा में आप लोग आ रहे हैं, एक मजबूत दावेदारी के साथ कर रहे हैं, तो आप अपने सभी देशवासियों को या जहाँ भी आप उतरेंगे, जहाँ पे आपकी पार्टी है, जहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे लोगों के लिए एक सकारात्मक संदेश क्या देना चाहेंगे आप? सकारात्मक संदेश ये है कि आज सेंट्रल मुख्य रूप से यहाँ पर ST/SC की बात हो रही है, बड़ी संख्या में ST/SC, सेंट्रल गवर्नमेंट ST/SC सब प्लान के अंतर्गत हमारे शिक्षा के लिए, रोजी रोटी के, हमारे विकास, आर्थिक उन्नति के लिए 20 बैंक से अधिक अरबों खरबों रुपए, परंतु आज हमारे घर तक नहीं पहुंची पैसे। योजना बना करके हमारे तक पहुंचाई जाती है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के हमारी पैसा को, ST/SC सप्ताह की पैसा को हमारे घरों तक दे दिया होता, यहाँ प्रत्येक ST/SC परिवार को पता, परंतु ऐसा नहीं हो सका। जरूर हम इस सरकार के लिए हम एक पत्र लिखेंगे। पिछली सरकार को भी पत्र लिखा था इसके संबंध से, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस सरकार को भी हम पत्र लिखेंगे, इसका जवाब मांगेंगे, और यदि नहीं आया तो निश्चित रूप से यहाँ के ST/SC परिवार को उनका हक अधिकार है, उनका संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 275 के अंतर्गत जो प्रावधान है उस प्रावधान का पालन करवाने के लिए सरकार को करेंगे और देशवासियों, प्रदेशवासियों को उनका अधिकार दिलाएं। सर, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार, और खुद आदिवासी नेता विष्णुदेव साय है, लेकिन फिर भी हसदेव जंगल को काटा जा रहा है। उसमें आप लोगों को क्या स्टैंड है? क्योंकि आप लोग आदिवासी पार्टी इस पर बड़ी तेज लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद इसका आंदोलन करेगी और समझिए कि पूरे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों पर धरना प्रदर्शन जिले को आने से विरोध दर्ज करेगी। और जान तो रहे कि जितने भी विपक्षी लोग हम आंदोलन करते हैं वो सबको जेल में ठूसा जाता है, तो हम भी जेल जाने में तैयार हैं, परंतु हम चुप नहीं बैठेंगे। जो हमारी जीवन दायनी है, जहाँ से हमको सांसें मिल रही थी, जो हमारी पानी स्वच्छता, पानी स्वच्छ जिनको हमको पानी मिल रहा है, उस जंगल को हम यदि काटा जा रहा है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, इससे पहले नगर स्थित का भी एक मामला बहुत संवेदनशील रहा है, और उसके अलावा पेशा कानून का भी मसला एक बहुत पेचीदा मसला रहा है, जो कि लागू तो हुआ है लेकिन वास्तविक रूप में इसका लाभार्थी नहीं हो पा रहे हैं, लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। तो इस पर आप लोग क्या स्टैंड लेना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से पूर्व सरकार ने पेशा कानून को लाया, परंतु उन्होंने बुरा संहिता संशोधन में, बुरा संहिता की धारा 340 341 संशोधन कर दिया,
जिस तरीके से यहाँ से जो विशाखापट्टनम की सड़कें बन रही है, उसका नाम क्या भारत माला रखा गया है ना। वहां पर पूरे क्षेत्र जो है 500 क्षेत्र पे, वहां जो जंगल पड़े हैं, पेड़ पड़े हैं, जंगल काटा गया, किसी भी ग्राम सभा का अनुमति नहीं गई। उसके लिए सरकार ने कानून बनाया, संशोधन किया, धारा संविधान में इसमें पूरा संशोधन किया और जंगल काट दिए गए। उसके अंतर्गत ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य नहीं है। ये सरकार जानती है कि किस तरीके से किस कानून में संशोधन करना है, और पब्लिक को पता नहीं है। हम बड़े खुश थे, ग्राम सभा का अधिकार मिला हमको, ग्राम सभा हमारे बगैर अनुमति नहीं मिलेगी, हम जब तक हम कानून बनाएंगे, हम जब तक अनुमति नहीं देंगे, जंगल नहीं काटा जाएगा, पहाड़ नहीं काटे जाएंगे। परंतु जनता का छावा हुआ, तो इसी तरीके से कोई बेसिक कानून लागू नहीं है। तो 5वीं अनुसूची जो जारी हुई थी, जो लागू किया गया था, यानी कि एक लोगों को, यानी कि आदिवासी मूल जो निवासी है उनको भ्रमित करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र किया गया था। जी जी, ये तो विधानसभा प्रश्न का है ना भाई, पहला दिन का सेशन खुला है, प्रश्न काल भी लगा है, उसमें उत्तर भी दिया मंत्री महोदय जी। मोदी सरकार जो है पूरा संविधान को बदलना चाहती है। पूरा संविधान जो है ये औद्योगिकरण कर रही है इसका, कि व्यापारी लोग यहाँ पे अपना बिजनेस चलाए, दुकान चलाए, रोड बनाए, लेकिन आदिवासियों के संविधान को बदल के ये जो है गलत काम कर रहे हैं। और ये ऐसे धीरे धीरे जितने भी आदिवासियों के हित के कानून बने ये पूरे बदल दिए जाएंगे। भू अर्जन का मामला भी इन्होंने बदल दिया। इसी के कारण अडानी रायगढ़ में पूरा भू अर्जन कर दिया गया, जो कि कोल माइंस एरिया था, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र में था, वो अडानी को दिया जा सकता था, लेकिन अडानी नहीं ले सकता था। इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट को डाला बीच में, महाजेनको को, जो महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी है, उसके थ्रू उसको अर्जन कर रहा है वहां का कोल माइंस का, और वो सौंपेंगे किसको? अडानी। ठीक ऐसा ही मसला जो हसदेव का मसला है, वो भी ठीक ऐसा ही मसला है। बिल्कुल सेम यही मसला है।